केजरीवाल से लेकर पूरे देश भर के जितने पर भ्रष्टाचारी कल का कहते थे, तो हम लोग सोचते थे भ्रष्टाचार कहते थे कि हम भ्रष्टाचारियों को बाहर छोड़ेंगे नहीं, और कांग्रेस मुक्त भाजपा बता रहे थे कि कांग्रेस मुक्त हम करेंगे देश से। लेकिन आज के डेट में कांग्रेस के 770 नेता चलेंगे, कांग्रेस युक्त हो गई भाजपा न, उनके पास कहते थे हमारे पास बूथ लेवल तक नेता है। आपके नेताओं का क्या होगा जो तैयारी करके बैठे हैं, जिनको आप कांग्रेस से आते हैं टिकट दे देते हो तुरंत, और वो अपने दोनों पार्टियों से बनता है, आपसे भी बनता है और बीजेपी से भी बनता है। 770 नेता जिस तरह से आप बता रहे हैं बीजेपी में चले गए हैं। शांत प्रकाश जी, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आप लोग बार बार आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस पार्टी ऐसे है, कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे हैं, फिर उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, वही नेता आपके अपने हो जाते हैं, वही शरीफ हो जाते हैं, वही साफ सुथरे हो जाते हैं, तो किस तरह से बीजेपी शामिल कर लेती है नेताओं को कांग्रेस के? अगर कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए तो अपनी पार्टी में शामिल करके करा रही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें सभी को आने के रास्ते खुले हुए हैं और जाने के लिए भी कहीं कोई मनाही नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ में, विचार के साथ में जो भी चलना चाहता है उसका स्वागत है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपराधी हो। जिस तरीके से जो बातें ये कह रहे हैं, उनमें किसी के ऊपर भी कोई भी मामला नहीं चल रहा है, कोर्ट से वो मुक्त हैं और इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। इस मामले में हमारा कोई किसी प्रकार का कि हम, आप ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार के लिए शुरुआत की और आज भ्रष्टाचार पर जो चोट मारी है, आप ये लगाएं 10 साल में कांग्रेस ने जो ईडी, जिसका जनक जो है कांग्रेस है, उसने केवल ईडी ने 34 लाख रुपया पूरे 10 साल में कलेक्ट किया था, और आज 10 साल में ईडी ने लग रहे ना कि ईडी हो गई, सीबीआई, ये सब आपके भेजे हुए हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है ताकि विपक्ष के नेताओं को घेर सके। लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था, वो कैश पैसा इकट्ठा किया है, इसको कहते हैं काम। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो काम कर रही है, वो देश की जनता को पसंद आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, किसी प्रकार की कहीं भी कोई परेशानी कोताही नहीं है। जो कमिटमेंट किए 100% उनको पूरा किया है। आज भारतीय जनता पार्टी देश के हर नागरिक की प्यारी पार्टी के रूप में इस वक्त में विकल्प बनी हुई है। इनके सामने कोई भी अन्य विकल्प नहीं है, चाहे वो कैसी भी बातें करते रहे। कोई राहुल जी को नहीं पसंद कर रहा, कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को पसंद नहीं कर रहा। जिस प्रकार से मोदी जी ने एक नारा दिया, अब की बार 400 पार, मैं समझता हूँ कि 400 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली। शांत प्रकाश जी, मुझे एक मौजूदा समय में हालातों को देखते हुए एक प्रश्न याद आ रहा है कि आखिरकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी सिर्फ जो निशाना बना रही है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को बना रही है। अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें बीजेपी के नेताओं पर निशाना बनाया गया हो। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि आखिरकार जिन जो अनिल पवार यानी शरद पवार के भतीजे हैं, जो अभी डिप्टी सीएम आपके पाले में आ चुके हैं, उनके ऊपर जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई के 400 करोड़ का घोटाला था, वो 1 मिनट में कैसे धुल सकता है? जवाब दीजिएगा शांत प्रकाश जी। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुकी आई, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार करने वालों की हमारे यहाँ पर कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस प्रकार की किसी गतिविधि में नहीं इन्वॉल्व है, और इसलिए जाहिर सी बात है कि उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने भ्रष्टाचार किया है। शांत प्रकाश जी, अनिल पवार को एक्सेप्ट कैसे किया गया? 400 करोड़ के जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई घोटाले का सीधा सीधा महाराष्ट्र में आरोप था, उसके अलावा भी कई नेता हैं। अजीत पवार, माफी चाहूंगा, अजीत पवार, जिनके ऊपर 400 करोड़ के जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई घोटाले का सीधा सीधा आरोप है महाराष्ट्र में। जब महाअघाड़ी की गठबंधन की सरकार थी, वो 1 मिनट में कैसे धुल गया सर?
मैंने सुन लिया, इनका बहुत कम समय होता है, बार बार एक ही प्रश्न को 4 बार दोहराने से वो प्रश्न जो है वो ज्यादा जटिल नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से उसमें भरी हुए हैं तो आपके पास में पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप अजीत पवार के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा डालें। आपको लगता है कि वाकई ये बात में दम है तो उसके खिलाफ आप 4,34,795 मुकदमे पेंडिंग है इंडियन पिनल कोड में। मैं सिर्फ आपसे एक पत्रकार की हैसियत से क्वेश्चन कर रहा हूं और आप एक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सेटिस्फैक्टरी जवाब दें उसमें। देखिए, आप जो भी लगता है उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, आप पूरी तरीके से स्वच्छंद है, आजाद है। जहां भी किसी को ऐसा लगता है कि वो गलत तरीके से छूटे हैं। एक बात का जवाब दीजिए कि प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और विक्रमादित्य कह रहे हैं कि हमने बिना मांगे ही हमें टिकट दिया गया, आखिर क्या वजह है? मां चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, उनके बेटे कह रहे हैं कि हमने टिकट मांगा ही नहीं था, पार्टी ने जबरदस्ती हमको टिकट दे दिया। बिना मांगे ही टिकट मिलता है जो मजबूत कैंडिडेट होता है। मोदी जी जिसको उठा के टिकट दे देते हैं, मांगने आता है, उठा के चीफ मिनिस्टर जिसका नाम नहीं रहता उसको सीएम बना देते हैं, तो मांगने जाता है कि हमको सीएम बनाए। बिना मांगे तो बहुत आसान। तो हमारी भी जिस पार्टी की जिम्मेवारी है, जिसको दिया वो जिम्मेवारी के साथ दिया। उसके बाद आस्था अग्निहोत्री का नाम आ गया, तो बिना मांगे कैसे मिल रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। श्याम प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है क्या? प्रदेश वहां का नाम शांत प्रकाश जी, उस नाम पर प्रस्ताव स्वामीनाथ जी आपके पास भी आएंगे। शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? बाद मिला और टिकट। मैं तो सुन पा रहा हूँ। देखिए, जिस तरह से स्वामीनाथ जी कह रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई थी प्रतिभा सिंह की, इसलिए वो चुनाव लड़ने से मना कर रही थी, और विक्रमादित्य सिंह को इसलिए टिकट दी गई क्योंकि वो उचित कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता, जिस तरह से अगर हम स्थिति देखें हिमाचल प्रदेश की, जो राज्यसभा चुनाव के बाद से नजर आई, कि ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी की अंतर्कलह थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू से बन नहीं रही थी, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो चाहे वो विक्रमादित्य सिंह हो, इसलिए वो टिकट लेने से मना कर रहे थे और चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे। आप किस तरह से देखते हैं सर? ये कोई बात नहीं, हमारे आपस में मतभेद डालने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और कई बार वो तो हमने देखा है। स्वामीनाथ जी, श्याम प्रकाश जी को जवाब दे दीजिए। गोवा से लेके मध्य प्रदेश तक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से आपके पास आएंगे स्वामीनाथ जी, पहले शांत प्रकाश जी को जवाब देने दीजिए। देखिए, जिस तरीके से अभी विक्रमादित्य जी की हमने बात सुनी, कहीं से भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ, बल्कि मैं ये जो एक हमारे साथी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इन्होंने जो बात कही है कि कांग्रेस ने एक तीर से 2 चाल चली है। अगर वो जीत गए तो सांसद, और हार गए तो उनका कद जो है वहां के मुख्यमंत्री के सामने छोटा हो जाने वाला है। इस बात में दम है, बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने, कांग्रेस की जो आला कमान जो इनका है, उन्होंने एक तीर से जो 2 चाल चली है वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर विक्रमादित्य जो है, चूंकि किसी सूरत में मुझे जीतते दिखाई दे नहीं रहे, तो उनका कद जो है हारने के कारण से वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उसके सामने जो है डेफिनेटली वो छोटा हो जाएगा। और कांग्रेस जो है किसी भी सूरत में हिमाचल प्रदेश में एक नई लीडरशिप को जनरेट नहीं होने देना चाह रही, और उसी के कारण से विक्रमादित्य को जो है बलि का बकरा बनाया गया, एक तरीके से आप ये मान करके चले। पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि जीतते नजर नहीं आ रहे विक्रमादित्य सिंह, लेकिन अगर हम देखें, अगर उनका बैकग्राउंड देखें तो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, लगातार कांग्रेस वहां से कई बार जीत भी चुकी है, जनाधार है उनका। तो आपको किस तरह से लगता है कि